हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। इसको अपन एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर दोनों में पढ़ेंगे। तो एक चीज़ आपको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर सर्वाइव करने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करता है ना, जिससे वो फूड प्रोड्यूस करता है या फूड को डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर करता है ना। तो कुछ भी वो करेगा तो वो एक क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। उसको आप क्या बोलोगे, केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, तो कुछ काम के होंगे और कुछ क्या मिलेंगे आपको, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे। तो उन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, उनको बॉडी से एक्सक्रीट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उनको एक्सक्रीट करने के लिए किसी में सिंपल डिफ्यूजन होता है और किसी में उसको एक्सक्रीशन के लिए कुछ स्पेसिफाइड ऑर्गन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, अपन पढ़ते हैं सबसे पहले प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो प्लांट्स के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, कंपोजिशंस हैं, है ना। उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एक सिंपल सी चीज़ अपन ने न्यूट्रिशन के अंदर फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ा। फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने देखा क्या चीज़ बनती है, ऑक्सीजन बनती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। और ये जो ऑक्सीजन है, इट विल एक्ट एज ए क्या, इट विल एक्ट एज एन वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द प्लांट एट दैट टाइम, ठीक है। तो उसको वो अपने जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स के अंदर, उन स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर देता है। तो ये एक टाइप का एक्सक्रीशन हो गया है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस केमिकल रिएक्शन गिव्स राइज टू ऑक्सीजन विच इज ए गैस। इट डिफ्यूजेस थ्रू द स्टोमेटा और द ओपनिंग इन द लीव्स. Any excess water that is present in the plants get evaporated through the transpiration process through these stomata, ठीक है। तो ये एक टाइप का एक्सक्रीशन आपको बताया गया है। ये एक एक्सक्रीशन का मेथड है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें होती है प्लांट्स के अंदर। एक और क्वालिटी होती है कि वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो लीफ मरने वाली है, डेड होने वाली है, उस लीफ के अंदर वैक्यूल्स बना के उसमें स्टोर कर देता है, ठीक है। तो वो जब लीफ मरेगी, डेड होगी, तो वो प्लांट से डिटैच हो जाएगी और एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट का क्या हो गया, यहाँ पे एक्सक्रीशन हो गया। तो ये भी एक फिनोमिना इनके अंदर होता है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, पढ़िए। Another interesting feature here in plants is that some of the plants waste are stored in the cellular vacuoles in the leaves that fall off. जो गिरने वाली है ना, उनके अंदर वैक्यूल्स बना के वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर देंगे। तो सम ऑफ अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द जाइलम। अपन ने जाइलम इज क्या है, वेस्कुलर टिश्यू। जाइलम इज वेस्कुलर टिश्यू, उसके अंदर भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन्स एंड गम्स, है ना, वो स्टोर हो जाते हैं। वो आपको फिर धीरे धीरे वहाँ से निकल के स्टेम के ऊपर मिलते हैं आपको, है ना, और आप बड़े चाव से उसको खाते हैं। इसके बाद आपको प्लांट्स के मेथड के बाद एक्सक्रीशन इन एनिमल्स देखते हैं। उससे पहले अगर आप चाहो तो एक चीज़ ये देख सकते हैं आप, एनिमल्स के इन प्लांट्स की लीव्स की स्ट्रक्चर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगी प्लांट की लीफ की स्ट्रक्चर। ये है प्लांट की लीफ की स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट लेयर होती है क्यूटिकल, आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल। उसके बाद अपर एपिडर्मिस,
बीच के अंदर इस टाइप की सेल्स होती है लंबी लंबी, जिनको पेलिसेड मीजोफिल, फिर स्पॉन्जी मीजोफिल। ये सबसे बाहर क्या, अपर एपिडर्मिस, उसके बाद मीजोफिल दो टाइप की, पेलिसेड मीजोफिल एंड स्पॉन्जी मीजोफिल, उसके बाद लोअर एपिडर्मिस, है ना। यहाँ पे ये जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पे है ये क्या, स्टोमेटा। स्टोमेटा के दोनों तरफ क्या होती है बेटा, गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। आगे बात समझ में। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर थी। इसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है अभी तक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ने से पहले आप एक बात ध्यान रखें, एनिमल्स के अंदर जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। एनिमल्स के अंदर अपन जनरली ह्यूमंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ दूसरे के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एनिमल्स आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर व्हेन कंपेयर टू द प्लांट्स, ठीक है। स्पेशली वो एनिमल जो हायर ऑर्डर के होते हैं, ठीक है, लाइक एनिमल्स लाइक वर्टिब्रेट, जिसमें अपन भी आते हैं, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं हर काम के लिए, है ना। तो इसके अंदर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल अभी तक दूसरे एनिमल्स की डिस्कस करें तो एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो होते हैं, अर्थवर्म के अंदर उनको अपन नेफ्रीडिया बोलेंगे। अर्थवर्म के अंदर जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए वो क्या है, नेफ्रीडिया, ठीक है, इन द अर्थवर्म्स, ठीक है। और दूसरे कुछ में सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीशन हो जाता है। In the higher phyla and classes of the animal kingdom, animals such as fishes, birds, reptiles, etc. have a specific excretory system in place to get rid of the metabolic waste. Metabolic waste को excrete करने के लिए उनके अंदर specific क्या होते हैं, excretory system होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं excretory system in human beings। तो human beings का जो excretory system है mainly composed of our kidneys, ureter, urinary bladder and urethra, ओके। और कुछ और भी मेथड हैं एक्सक्रीशन के, वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम आप देखो, सबसे पहले आपको यहाँ किडनी दिखेगी, ये दो किडनी होती है, वन पेयर किडनी, कितनी, वन पेयर किडनी दोनों साइड में। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि ये किडनी जो है, दिस इज लेफ्ट किडनी, दिस इज लेफ्ट किडनी एंड दिस इज राइट किडनी। तो आप देखते हैं कि जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे है लेवल में, नीचे है लेवल के अंदर एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी, है ना। लेफ्ट किडनी क्या है, थोड़ी सी ऊपर है, और राइट किडनी क्या है, थोड़ी सी नीचे है एज कंपेयर टू द लेफ्ट, है ना। ये देखो राइट किडनी यहाँ पे है, लेफ्ट किडनी यहाँ पे है। आगे बात समझ में आपको क्यों है, इसका रीजन क्या है बेटा। इसका रीजन ये है कि अपने राइट साइड के अंदर लीवर होता है, ठीक है। तो लीवर ऊपर होने की वजह से राइट साइड की किडनी थोड़ी सी नीचे होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि राइट किडनी सिचुएटेड लिटिल बिलो एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी इन द एब्डोमिनल कैविटी। होते कहाँ पे ये किडनी, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, पीछे की साइड में होते हैं ना। और किडनीज आर रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, किडनीज आर रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। रिट्रोपेरिटोनियल मतलब कि अंदर अपने पास अपनी कैविटी जो होती है, एब्डोमिनल कैविटी, इस कैविटी के अंदर, इस कैविटी के चारों तरफ एक लेयर होती है, कवरिंग होती है, पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। तो ये उस पेरिटोनियम के पीछे होते हैं, है ना, उस कवरिंग से बाहर की साइड होते हैं। एब्डोमिनल जो कैविटी है उसके अंदर एक कवरिंग है पेरिटोनियम की, उसके
बाहर होते हैं, उसके पीछे की साइड में होते हैं। तो किडनीज को अपन इसलिए अपन क्या बोलते हैं, किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। दे आर वन इन वन पेयर नंबर, यानी कि 2 होती हैं टोटल, वन इज राइट एंड वन इज लेफ्ट। दूसरा आप पॉइंट इसके अंदर किडनी के अंदर लिख सकते हैं कि राइट किडनी situated little below as compared to left kidney। स्पेलिंग्स आप ध्यान से लिखना बेटा, मैं यहाँ पे इतना ही टाइप कर पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, दे आर वन इन पेयर, ठीक है, दे आर 2 इन नंबर, वन पेयर, वन इज लेफ्ट वन इज राइट, एंड राइट किडनी सिचुएटेड लिटिल बिलो एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी बिकॉज द लिवर इज प्रेजेंट इन द राइट साइड। आगे बात समझ में। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, किडनीज आर बीन शेप्ड। कैसी होती है किडनी, किडनीज आर बीन शेप्ड, किडनीज आर बीन शेप्ड, ठीक है, किडनीज आर बीन शेप्ड। आगे बात समझ में, ओके। ये सब चीज़ें अपन और पढ़ेंगे एक बार, मैं आपको जब यहाँ किडनी वर्ड आया तो मैं आपको बता देता हूँ। तो कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम के अंदर अपन सबसे पहले देखा किडनी। सेकंड, किडनी से, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन्स को अलग से डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो वह नेफ्रॉन्स के अंदर अपना ब्लड फिल्टर होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो यूरिन यहाँ से किडनी से एक्सक्रीट होती हुई कहाँ आती है, इन यूरेटर के अंदर। ये क्या है, यूरेटर है। एक बार मैं वापस ड्राइंग को अनडन करता हूँ, आप देखना, ये क्या है, यूरेटर, ठीक है। इस यूरेटर में वो यूरिन जो किडनी में फॉर्म हुई वो यूरेटर में आती है। यूरेटर में आके ये फिर जाती है ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ अपन यूरिन को स्टोर करते हैं, ठीक है। और एक अमाउंट होने के बाद, एक फिक्स अमाउंट की स्टोरेज होने के बाद अपन यूरिथ्रा के द्वारा यूरिन को एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है, एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी बात समझ में आ गई किडनीज के बारे में। यूरेटर 2 किडनी तो 2 यूरेटर, लेकिन ब्लैडर 1 होता है। ब्लैडर इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ट्रायंगुलर इन शेप। आगे बात समझ में, ओके, गुड। तो कंपोनेंट अपन ने डिस्कस किए। नेक्स्ट इसके बारे में, फंक्शनिंग के बारे में अपन देखते हैं। किडनीज आर दिस इज अ वाइटल फंक्शन। किडनी का जो फंक्शन है, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। किडनी का फंक्शन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। किडनी का फंक्शन है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, एंड दिस इज अ वाइटल फंक्शन, एंड वेल डेवलप्ड होती है ह्यूमंस के अंदर किडनी, एलिमिनेटिंग द वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, एंड दिस इज ए वाइटल फंक्शन दैट हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। बता दी आपको सारी चीज़ें। किडनीज आर द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। किडनीज मेन है। इसके अलावा यूरेटर होता है, मैंने बताया, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा along with the blood vessels are the other component of the urinary system। ब्लड वेसल्स क्या करेगी, किडनी को भी ब्लड चाहिए, किडनी को ब्लड चाहिएगा, किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर होगा, है ना, तो वहाँ रीनल वेंस एंड रीनल आर्टरीज होगी, रीनल नर्व्स होगी, किडनी को नर्व सप्लाई भी होगी, सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। द यूरिन दैट इज फॉर्म्ड इन द किडनी इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू the ureters to the urinary bladder and it is expelled out through the urethra, ठीक है। तो ये किडनी के बारे में अपन ने डिस्कस किया थोड़ा बहुत। किडनी से कैसे एक्सक्रीशन होता है उसका अपन ने थोड़ा सा पढ़ा है, अभी डिटेल में और पढ़ेंगे। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि किडनी के अलावा शरीर के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जहाँ से एक्सक्रीशन होता है। तो देखिए, उसमें 2 नाम आपको इम्पोर्टेंट
होंगे, वन इज स्किन एंड सेकेंड इज लंग्स। आप देखते हैं स्वेट ग्लैंड्स होती है स्किन के अंदर जो स्वेट को एक्सक्रीट करती है, पसीना आता है आपको, तो उस पसीना भी क्या है, वेस्ट है। उस वेस्ट के अंदर एक्सेस ऑफ द वाटर एंड साल्ट्स होते हैं। लंग्स क्या एक्सक्रीट करता है, लंग्स से अपन CO2 को एक्सक्रीट करते हैं, CO2 वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। स्किन एंड लंग्स आल्सो हैव ए रोल टू प्ले इन एक्सक्रीशन और eliminating the waste substance from the body. The sweat glands in the skin helps in the excretion of small amount of water, salts and urea. आगे बात समझ में, water, salts and urea are also excreted from the skin, है ना। वाटर, साल्ट्स एंड यूरिया ये सारी चीज़ें अपनी किडनी भी एक्सक्रीट करेगी, है ना। लंग्स हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द रेस्पायरेशन प्रोसेस। रेस्पायरेशन के प्रोसेस से अपन लंग्स से CO2 एक्सेल करते हैं। तो अब अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को, और उसके अंदर सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, किडनीज़। किडनी के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। काफ़ी कुछ मैंने बताया आपको किडनी के बारे में, आपको याद होगा, जस्ट अभी बताया है। याद है कि नहीं बेटा? याद है, गुड। तो दे आर ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन। कैसा होता है ये? बीन शेप्ड होता है, मैंने बताया एक पेयर में होती है, यानी कि 2 होती है नंबर में। कहाँ होती है? एब्डोमिनल कैविटी में होती है। ये सिर्फ एक्सक्रीशन ही नहीं करती किडनी, इसके अलावा दूसरा काम ये है कंट्रोल द बैलेंस ऑफ वाटर एंड अदर मिनरल आयन इन द बॉडी। एक्सेस वाटर हो गया तो ये वाटर को एक्सक्रीट भी करेगी, कुछ मिनरल्स हैं उनको भी एक्सक्रीट करके, और कुछ जितनी ज़रूरत है उतना रखेगी, वापस रीएब्जॉर्ब भी करते हैं, है ना। तो सारा एक रेगुलेशन का काम है, वाटर बैलेंस का, वाटर एंड मिनरल्स का रेगुलेशन करना बॉडी के अंदर, वो किडनीज का और काम है ना। ह्यूमन किडनी के अंदर 2 डिस्टिंक्ट एरिया, अलग अलग एरिया होते हैं, अलग अलग रीजन होते हैं, है ना। तो द किडनी इन द ह्यूमंस हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स विच आर द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। कॉर्टेक्स आउटर साइड होती है, मेडुला इनर साइड होती है, ठीक है। और ये कॉर्टेक्स एंड मेडुला एक 3 लेयर से क्लोज्ड होते हैं। वो लेयर है, टप कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, फिर फैट की है, और फिर रीनल कैप्सूल है, ठीक है। टप कनेक्टिव टिश्यू, फैट टिश्यू और रीनल कैप्सूल। आगे बात समझ गए अंदर। उसके बाद अंदर की साइड अपन बात करें, अंदर क्या है? कॉर्टेक्स एंड मेडुला है, उसके बाहर इसकी ट्रिपल लेयरिंग है, टप कनेक्टिव टिश्यू की, फैट टिश्यू की और रीनल कैप्सूल की, ट्रिपल लेयर हो गई बाहर। अंदर जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स क्या है? बाहर की साइड, और मेडुला इनर मोस्ट पार्ट है। आगे बात समझ में। तो कॉर्टेक्स फॉर्म्स द आउटर लेयर एंड मेडुला इज द इनर लेयर, ठीक है। इसके अलावा किडनीज के अंदर एक और होता है पार्ट जिसको अपन बोलते हैं हाइलम। हाइलम वो पार्ट है किडनी का जहाँ से ब्लड वेसल्स निकलती है, एंटर करती है, नर्व्स निकलती है, एंटर कर, और यूरेटर निकलता है, एंटर करता है। तो देखो मैं यहाँ किडनी बनाऊँ आपके लिए, उसको ध्यान से देखिएगा, है ना। किडनी की छोटी सी स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ये एक बीन शेप्ड किडनी मैंने ड्रॉ की है, अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाई है, ठीक है। यहाँ पे एक बीन शेप्ड किडनी, बीन ऐसी होती है, ऐसी किडनी होती है बेटा, बीन शेप्ड किडनी मैंने ड्रॉ की है। इस किडनी से क्या क्या चीज़, हाइलम किसको बोलेंगे? इस किडनी से ब्लड वेसल्स निकलती है, और ये सपोज ब्लड वेसल है, रीनल वेन निकली, इसके अंदर रीनल आर्टरी जो है वो गई, ठीक है। सपोज रीनल आर्टरी, रीनल वेन, और सपोज यूरेटर, ये सारी चीज़ें, ये रीनल आर्टरी हो गई,
यहाँ से रीनल वेन है इसके अंदर, है ना। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड हाइलम। क्या बोलते हैं इसको? हाइलम बोलते हैं। किडनी के इस पार्ट को आप हाइलम बोलोगे। आगे बात समझ के अंदर? गुड। यहाँ लिखा है देखो, हाइलम, HILUM, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट वेयर ब्लड वेसल्स एंटर द किडनी, सॉरी, this is the part where blood vessel enter the kidney, the ureter, some blood vessels and nerves also exit from this point. Okay, the complex network of the blood vessel, that is arteries, veins, capillaries, in this area plays significant role in the filtration and elimination process. The cortex has tiny tubules called the nephrons, and these nephrons are the basic यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन इन द किडनी। ठीक है, ये नेफ्रॉन्स होते हैं। इन नेफ्रॉन्स को आप बोलोगे द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, क्योंकि यहाँ पे ही होता है, इन नेफ्रॉन्स के अंदर ही फिल्ट्रेशन होता है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, और इन्हीं के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। अपन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ईच नेफ्रॉन हैज 3 पार्ट्स, नेमली रीनल कार्पस्कल्स, renal tubules and the capillary network। आगे बात समझ में? The renal corpuscles has cluster of tiny blood vessels, tiny blood capillaries, उनका cluster होता है यहाँ पे, and this is called glomerulus या Bowman's capsule, glomerulus या Bowman's capsule, ठीक है। And the blood vessels bring the blood has to be filtered, and the blood supply to the kidneys start with the aorta, which branches out in the renal arteries and ends with the renal veins that exit out of the kidney to join the vein called inferior vena। किडनी की ब्लड सप्लाई aorta, मैंने अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लार्जेस्ट आर्टरी aorta निकलती है। ये aorta की एक ब्रांच होती है एब्डोमिनल aorta, है ना, डिसेंडिंग ऑर्टा की फर्स्ट ब्रांच थोरेसिक ऑर्टा, जो थोरेक्स पार्ट है, फिर एब्डोमेन में जो ऑर्टा होगी उसको एब्डोमिनल ऑर्टा बोलेंगे। इस एब्डोमिनल ऑर्टा से ब्रांचेज निकलती है किडनीज के लिए, जिनको, उन ब्रांचेज को अपन बोलेंगे रीनल आर्टरीज। उन ब्रांचेज को क्या बोलेंगे? रीनल आर्टरीज बोलेंगे। तो वो किडनी को ब्लड सप्लाई देगी, वापस वहाँ से ब्लड रीनल वेंस लेके आएगी, वहाँ से ब्लड रीनल वेंस लेके आएगी, जो आखिरी इन्फीरियर वेना केवा में मिल जाएगी, और इन्फीरियर वेना केवा से वापस जो इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम के अंदर चला जाएगा। आगे बात समझ में? ओके, गुड। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, कैसे फिल्टर होता है, कहाँ कहाँ फिल्टर होता है, तो इस चीज़ को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखें। ये डायग्राम होगा नेफ्रॉन का। किसका डायग्राम होगा? नेफ्रॉन का डायग्राम होगा। बड़े ही ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। ओके, गुड। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे रीनल कार्पस्कल्स बनाता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप, ये डायग्राम ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा, फिर भी देखिए, ठीक है। इसके बाद इसकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होगी, जिसको आप PCT एंड DCT नाम देंगे। क्या नाम देंगे? PCT एंड DCT, प्राइमरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और डिस्टल प्रोक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले प्रोक्सिमल पार्ट, यहाँ से क्या होती है, थोड़ी सी मुड़ी होती है ऐसी, है ना। और उसके बाद यहाँ पे लूप ऑफ हेनले बनेगा, फिर ये ऊपर की ओर जाएगा, फिर थिक पार्ट आएगा, उसके बाद DCT एक बार और ये कॉन्वलेटेड होगी, घूमेगी, और उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चली जाएगी। तो ये पूरा मैं बना देता हूँ आपके लिए।
आगे बात समझ के अंदर, ये देखिए इसका थिक पार्ट आ गया, ये यहाँ पे वापस कलेक्टिंग डक्ट में जाएगी, ये देखो, और ये है कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से यूरिन फॉर्म होके बाहर जाएगा। आगे बात समझ में आपको? इसके अंदर ये इस टाइप की स्ट्रक्चर है, ये आपका रीनल कॉर्पस्कल्स है ना, रीनल कॉर्पस्कल्स है, इसके अंदर बोमेन कैप्सूल आएगा, कॉर्पस्कल्स, ये है पीसीटी बोलेंगे इसको, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, है ना, प्रोक्सिमल यानी कि इसके कॉर्पस्कल्स के पास है, और ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, सीटी, सीटी का मतलब है कलेक्टिंग डक्ट, ये यूरिन को कलेक्ट करेगी, कलेक्टिंग डक्ट। और नेक्स्ट जो है ये है लूप ऑफ हेनले पूरा, दिस इज लूप ऑफ हेनले, ये है लूप ऑफ हेनले बोलेंगे, ये इसका नीचे जा रहा है ना पार्ट, तो इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, LOH लिखूंगा मैं, लूप ऑफ हेनले। ये है असेंडिंग पार्ट ऑफ असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग पार्ट के भी दो है, ये थिन वाला है, दिस इज थिन एंड दिस इज थिक, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। उसके बाद DCT एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे आप इसको पूरा डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, वो देखिए आप। यहाँ से आएगी रीनल आर्टरीज, वहाँ से छोटी आर्टरी बनेगी जिनको आप बोलेंगे एफेरेंट आर्टरीज, है ना, एफेरेंट आर्टरीज आएगी, ये एफेरेंट आर्टरीज आई, यहाँ पे वो गुच्छा बनाएगी, ये क्या बनाएगी, गुच्छा बनाएगी, और वापस ईफेरेंट आर्टरी के नाम से यहाँ से निकलेगी, ईफेरेंट, है ना। यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ से ब्लड आगे जाएगा। आप देखेंगे कि इसका डायमीटर थोड़ा लार्ज होता है, दिस इज लार्ज एंड दिस इज स्मॉल, ठीक है। यहाँ इसका डायमीटर लार्ज और यहाँ पे स्मॉल डायमीटर की होती है, जिस वजह से क्या होगा, इधर से ब्लड ज़्यादा आएगा, इधर कम जाएगा, तो यहाँ जो गुच्छा बना है इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। इस गुच्छे में प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से कुछ पार्टिकल क्या होंगे, फिल्टर, वो पार्टिकल फिल्टर होके यहाँ आ जाएंगे। एक मिनट, सॉरी रेड कलर है, गुड। अब अपन यहाँ पे मैं पार्टिकल ड्रॉ करूँगा, ये देखिए, ये फिल्टर होके कुछ पार्टिकल इस कॉर्पस्कुल में आ गए। इसको, ये जो गुच्छा बना है, इस गुच्छे का नाम है ग्लोमेरुलस या बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो यहाँ फिल्टर हुए, ये फिल्टर होके फिर इसके अंदर चलेंगे, इसमें आएंगे, सब जगह जाएंगे, और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ वो चीज़ एक्सक्रीट कर दी जाएगी बाहर की साइड, और जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो वापस अंदर ले ली जाएगी। आगे बात समझ में। यहाँ ज़्यादातर वाटर एंड मिनरल्स का यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, वापस इसके अंदर निकल ले जाते हैं, ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं, है ना। वापस ऐसे यहाँ से निकाल के ब्लड के अंदर डाल देंगे, और यहाँ, ठीक है, बाकी चीज़ आगे जाती जाएगी। ज़्यादातर वाटर यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तो लास्ट में जो यहाँ यूरिन फॉर्म होगा वो क्या होगा, काफ़ी सारा क्या होगा, यूरिन जो फॉर्म होगा वो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा। वो यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेटेड, यानी कि काफ़ी
गाढ़ा यूरिन जाएगा, है ना। यहाँ पे कंसंट्रेटेड यूरिन बन गया, वो यूरेटर के थ्रू कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ से यूरिथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको। अब देखिए फंक्शनिंग ऑफ द किडनी जल्दी से। प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्टर कैसे होता है, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन यूरिन इज फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स के अंदर यूरिन बनती है। वो जो अभी तक स्ट्रक्चर बताई थी वो किसकी थी, वो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थी। आगे बात समझ के अंदर, ठीक है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताइए मैंने, गुड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन द ग्लोमेरुलस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के जो ग्लोमेरुलस था, ये बोमेन कैप्सूल था जहाँ पे वो छोटी छोटी कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ था, वहाँ फिल्टर होता है। इनसाइड द ग्लोमेरुलस देयर इज ए हाई प्रेशर, क्यों, क्योंकि जो ब्लड लेके आ रही थी उसका डायमीटर ज़्यादा ब्लड आ रहा था, और जो ब्लड लेके जा रही थी उसका डायमीटर पतला, तो ब्लड कम लेके जा रहा था, तो बीच में प्रेशर डेवलप हुआ, जिस वजह से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ से फिल्टर हो गए, ठीक है, और यूरिन बन गया। द नेफ्रॉन फिल्टर्स आउट वेस्ट मिनरल एंड वाटर while retaining red cells, protein and large molecule। वहाँ से फिल्टर क्या क्या चीज़ हो रही है, वहाँ से वेस्ट फिल्टर हो रहा है, मिनरल्स फिल्टर हो रहे हैं, एंड वाटर फिल्टर हो रहा है। बच क्या जाता है वहाँ से, प्रोटीन एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स और रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसीज, प्रोटीन्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं वहाँ पे। आगे बात समझ के अंदर। फिर वाटर तो अपन को चाहिए, फिर क्या होगा बेटा, वापस रीअब्जॉर्प्शन होगा। जब ये वहाँ से बोमेन कैप्सूल से फिल्टर होके नीचे ट्यूबिल्स के अंदर जब ये जाएगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर एंड मिनरल्स रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। द यूरिन ट्रेवल्स डाउन द कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम इन द ट्यूबुलर पार्ट, पीसीटी एंड डीसीटी जो मैंने बताया, वहाँ पे वाटर इज रीअब्जॉर्ब, ठीक है, पानी रीअब्जॉर्ब हो गया। तो अब यूरिन कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड, गाढ़ा हो गया, विस्कस हो गया, ठीक है, वो जाएगा इवेंचुअली यूरेटर के अंदर। यूरेटर क्या है, यूरेटर इज ए लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट्स द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड हियर द यूरिन इज स्टोर्ड, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, until it is passed out through the urethra. Human urine is mainly composed of water, urea, uric acid and salts. Mainly urine composed of water, urea, uric acid and salts. आगे बात समझ के अंदर सारी, गुड। तो अब आपको किडनी की इम्पोर्टेंस तो पता चल ही गई होगी, किडनी की इम्पोर्टेंस तो पता चली गई होगी। तो अब मुझे बताइए, अगर किडनी फेल हो जाए तो क्या हो जाएगा, किडनी अगर फेल हो गई तो फिर क्या होगा। इस चीज़ को देखने के लिए देखिए, किडनी का फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि किडनी का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो किडनी का फंक्शन क्या है, अपनी बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करना, ठीक है, वेस्ट को एलिमिनेट करना, वाटर और मिनरल्स का बैलेंस रखना और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किडनी का फंक्शन है। किडनी डैमेज होगी तो किडनी का फंक्शन नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए, अगर किडनी डैमेज हो गई तो वो फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इफ किडनी फेल्स कंप्लीटली, तो अगर किडनीज कंप्लीटली फेल हो जाए तो डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे भर भर के, और पानी भी बहुत सारा बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, अपना हार्ट फेल होने के चांसेस रहेंगे और डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो किडनीज
बहुत ही ज़रूरी है। और जब किडनी फेल हो जाए तो क्या इलाज है बेटा? इलाज है व्हेन द बोथ किडनीज फेल्स, किडनी ट्रांसप्लांटेशन एंड डायलिसिस कैन हेल्पफुल। ठीक है, ट्रांसप्लांट यानी कि नई किडनी लगाना। एक किडनी फेल हो जाए तो एक किडनी जिंदगी भर काम चला सकती है बेटा। ठीक है, कई लोगों की बचपन से ही, जन्म से ही एक ही किडनी होती है, वो पूरी अच्छे से लाइफ जीते हैं। ठीक है, तो दोनों किडनी फेल होगी तो किडनी की ट्रांसप्लांट होगी, नई किडनी लगाएंगे, एक प्रॉपर मैच वाली किडनी लगाएंगे, और या फिर डायलिसिस, पहले डायलिसिस करेंगे। अब देखें डायलिसिस क्या होता है। जो टर्म आई है यहाँ पे डायलिसिस, वो क्या होती है? ये एक टाइप का ट्रीटमेंट है। यहाँ एक डिवाइस से अपन किडनी जैसा काम करवाना चाह रहे हैं, किसी मशीन से किडनी जैसा काम करवाना चाह रहे हैं। उसमें अपन ब्लड डालेंगे, एंटर करेंगे, वो ब्लड को प्यूरिफाई करेगी, यानी कि वेस्ट को उस ब्लड से निकाला जाएगा, और जो पीछे वापस प्योर ब्लड है वो वापस बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो टाइम टू टाइम अपन डायलिसिस करते हैं। ठीक है, किसी में वीकली ज़रूरत पड़ती है, किसी में ट्वाइस वीकली ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये एक डायलिसिस का होता है। तो वेयर ए डिवाइस परफॉर्म्स सम ऑफ द टास्क दैट किडनीज परफॉर्म, दिस डिवाइस सेपरेट्स द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। एंड अब डायलिसिस किन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं, उसका पहला फंक्शन डायलिसिस का कहाँ कहाँ हेल्पफुल होगी। इट रिमूव्स वेस्ट, salts and excess of the water from the body, preventing their build up in the body, है ना। excess of water है, salt है, इन सब को वेस्ट, वाटर एंड साल्ट, इनको बॉडी से एक्सक्रीट करेगी और बॉडी के अंदर इनको इकट्ठा होने से बचाएगा डायलिसिस, जो किडनी करती है। इट कीप्स द लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल इन सेफ लिमिट। ठीक है, लाइक यूरिया एंड क्रिएटिनिन। ऐसा नहीं है कि सारा यूरिया और क्रिएटिनिन अपनी किडनी फिल्टर करके बाहर फेंक देती है, नहीं, कुछ यूरिया एंड क्रिएटिनिन बॉडी के अंदर रहता है इन ए सेफ लिमिट। ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाए तो वो हार्मफुल है बॉडी के लिए। ठीक है, तो सारे वेस्ट प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो शरीर के अंदर रहते ही है सेफ लिमिट के अंदर, तो ये भी वही काम करती है कि उनको सेफ लिमिट के अंदर उन केमिकल्स को रखती है, एक्सेस होगा उसको निकाल दिया जाएगा। एंड डायलिसिस आल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखने के बाद अपन इस ब्लड प्रेशर को देखेंगे। देखिए एक सॉल्व क्वेश्चन आपके सामने, वाई आर किडनीज इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। ये क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया सिंपल सा आपको मैं रीड करके बता देता हूँ कि कैसे आंसर आपको लिखना है। तो आपको ऐसे लिखना है कि किडनीज प्ले क्रूशियल रोल इन एलिमिनेटिंग द वेस्ट, एक्सेस ऑफ द वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। या वेस्ट के अलावा एक्सेस ऑफ द वाटर एंड साल्ट्स भी लिखने हैं। दे आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, बॉडी के अंदर वाटर एंड मिनरल्स का बैलेंस करती है, रेगुलेट्स द वाटर एंड मिनरल्स, रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द बॉडी। एंड ब्लड प्रेशर इन द बॉडी इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द किडनीज। व्हेन किडनी फेलियर अकर्स इट कुड लीड टू द डेथ। ठीक है, अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं वो भी लिखना है अपन को। किडनी ट्रांसप्लांटेशन एंड डायलिसिस आर द टू ऑप्शन दैट आर प्रेजेंट इन केस ऑफ किडनी फेलियर। छोटा क्वेश्चन हो, 1 मार्क का या 1.5 का जो भी है, तो इतना ही लिखना है। आपको बड़ा क्वेश्चन दे दें 3 मार्क्स का, अगर क्वेश्चन दे दें यही क्वेश्चन 3 मार्क्स का दे दें, तो आपको साथ में डायलिसिस को भी अच्छे से डिस्क्राइब करना है, जो अभी ऊपर अपन ने देखा। अब अपन पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर को देखते हैं थोड़ा। तो देखिए ब्लड प्रेशर पे ये एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन। ब्लड का प्रेशर क्यों होता है भाई? कोई मशीन लाइक अपने बॉडी के अंदर वो मशीन क्या है जो पंप करती है? हार्ट वेसल्स के अंदर ब्लड को पंप करता है, तो वो ब्लड जब वेसल के अंदर फ्लो होता है तो वेसल की जो वॉल है उस पर प्रेशर डालता है, उसको अपन ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेंज इसकी 120/80 होती है। 120 इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 इज डायस्टोलिक प्रेशर, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, 2 टाइप का ब्लड प्रेशर होता है। वन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड अनदर इज डायस्टोलिक। वन इज सिस्टोलिक BP एंड अनदर इज
डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, पंप करता है, उस टाइम हार्ट का कौन सा पार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर जब हार्ट के पंप करते हैं ब्लड को, उस टाइम जो प्रेशर होता है, जब पंप करेंगे तब प्रेशर ज्यादा होगा ना बेटा। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक बीपी इज व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब जो ब्लड प्रेशर होगा उसको सिस्टोलिक बोलेंगे। डायस्टोलिक व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्सेस, व्हेन वेंट्रिकल्स रिलैक्स, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं उसको डायस्टोल बोलते हैं, और उस टाइम के ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो कि क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सिस्टोलिक बीपी को मैं एसबीपी लिखूं, चलेगा? SBP is systolic blood pressure is more than diastolic blood pressure, जिसको मैं DBP कह रहा हूँ। आगे बात समझ में? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन डायस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जब हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है ना, वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप कर रहा होता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जब वेंट्रिकल्स फिल हो रहे होते हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, डायलेट होते हैं और उसके अंदर ब्लड आ रहा होता है वापस से, उस टाइम ब्लड पंप नहीं हो रहा होता, तो प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। तो नॉर्मल जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ द मर्करी, 120 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी इसकी यूनिट है, इसमें मेजर करते हैं। तो सिस्टोलिक बीपी जो होती है वो 120 mm Hg होती है, और डायस्टोलिक होती है नॉर्मल, वो 80 mm Hg होती है। आगे बात समझ के अंदर आई या नहीं, बोलो? आ गई? तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल टू 120 mm ऑफ मर्करी, Hg बोलते, मर्करी का साइन है Hg। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल टू 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और इसको लिखने का भी बेटा तरीका है, लिखने का भी तरीका है। कैसे लिखेंगे इसको? देखो ऐसे लिखेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे सिस्टोलिक बीपी, नीचे लिखेंगे, जैसे किसी के मैं ब्लड प्रेशर को लिखना चाहूँ तो ऊपर मैं उसकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिखूँगा और डिनोमिनेटर में उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिखूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा mm ऑफ मर्करी। आ गई बात समझ में? तो ऐसे अपन बीपी को लिखते हैं। ठीक है, तो अब जो लिखा है यहाँ पे वो पढ़ लेते हैं, समझा मैंने सारा दिया है। ब्लड प्रेशर इज एन इम्पोर्टेंट वाइटल साइन ऑफ द हेल्थ, है ना, इम्पोर्टेंट है। बीपी ज़्यादा है कम है इसका मतलब शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। बीपी नॉर्मल है इसका मतलब कुछ चीज़ नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि दूसरी गड़बड़ी नहीं हो सकती। बीपी नॉर्मल है तो सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है ना, लेकिन बीपी गड़बड़ है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है बेटा। इट इज़ द फोर्स, ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द फोर्स दैट ब्लड अप्लाइज ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, है ना। जैसे किसी पाइप के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है तो पाइप की वॉल्स पे प्रेशर लगता है। आपको पता है कि कभी कभी अपन आगे का नल बंद कर देते हैं तो वॉल पाइप के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और पाइप फट जाता है। वैसा भी अपने साथ भी होता है। अगर अपना बॉडी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो अपनी ब्लड वेसल फट सकती है, इंटरनल हेमोरेज हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। आ गई बात समझ के अंदर? वेरी गुड। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक तब जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और डायस्टोलिक प्रेशर वो वाला प्रेशर जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहे हैं। द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज mm ऑफ mercury, millimeter of the mercury, and the normal blood pressure range is 120 millimeter by 120 by 80 millimeter of mercury। आगे बात समझ के अंदर। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, the instrument which uses to measure blood pressure,
instrument which uses for measuring blood pressure, उसको क्या बोलोगे आप? उसका नाम है बेटा स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर, उसका नाम क्या है? स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, आजकल डिजिटल स्फिग्नोमेनोमीटर आते हैं ब्लड के, और सबसे इम्पोर्टेंट मरकरी वाला, जिसमें मरकरी फिल होती है, वो मरकरी स्फिग्नोमेनोमीटर है ना। तो ये अपन ने ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस किया, और इसी के साथ आज आपका चैप्टर क्लोज होता है, लाइफ प्रोसेसेस। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू। Okay.